afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our another episode of English language. Thank you so much for your feedback. Thank you so much for watching the show and making it successful, because आपके देखने से, आपके feedback से हमें पता चलता है कि how much you are learning, और अगर आप सीख रहे हैं तो ये हमारी success है, हमें खुशी होती है इस चीज़ से. तो thank you very much for watching the show. शो के साथ साथ आपको बताती चलूँ, पहले भी हमने ये बात बताई है आपको कि नोट्स अवेलेबल हैं. अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक इज़ देयर. जब आप जाते हैं यूट्यूब में राइज एंड शाइन की एपिसोड जो भी आप देखते हैं, जो अभी तक डली हुई हैं, उन सब के नीचे एक लिंक आ रहा है. उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी. बिकॉज हमने और भी चीज़ें करनी हैं साथ साथ, तो जो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे. वैसे तो अभी काफ़ी मटेरियल है, जो नया भी ऐड होगा वो भी हम उसी लिंक के अंदर ऐड करते जाएंगे. तो यू विल गेट एवरीथिंग. इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि अच्छा ये चीज़ पढ़ाएगी कि नहीं. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जो कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं या जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसके बारे में जो आपको जनरल सेंटेंसेस बताते हैं, उसकी कोई बुक नहीं है, उसके कोई नोट्स नहीं है. उसके लिए आपको एपिसोड ही देखनी होगी. तो वो आप एपिसोड से सीखें. ऑनलाइन इसलिए डाली जाती हैं दैट यू कैन री वॉच दी एपिसोड्स एंड यू कैन लर्न. तो इसलिए वो आप एपिसोड से करेंगे, लेकिन बाकी सारा मटेरियल इज़ अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर दोज थिंग्स. जिस तरह हमने आपको कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया था कि जब आप किसी से मिलते हैं, यू से हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू, ये जनरल चीज़ें हैं. तो ये नोट्स में नहीं है, ये सिर्फ हमारी एपिसोड्स में है, क्योंकि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज करा रहे हैं. सो वी वांट टू मेक श्योर कि इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, जब आप मिलते हैं तो कैसे वर्ड्स या कैसे सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं. तो इसके लिए आपको एपिसोड से देखना होगा. बट बाकी सब कुछ इज़ अवेलेबल इन द नोट्स. यू कैन गेट द नोट्स. आप राइज एंड शाइन लिखेंगे, क्लिक ऑन द लिंक, यू विल गेट द नोट्स. हम कर रहे थे कोरिलेटिव कंजंक्शंस. दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस. क्योंकि कंजंक्शंस करते क्या हैं, वो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं. काफ़ी दफ़ा क्लॉजेस का जिक्र आता है, और मैं हमेशा एग्जांपल्स जितनी भी मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में आपको दी हैं उसमें मैंने रिपीट किया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है या डिपेंडेंट क्लॉज ये है, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स कर रहे थे, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको क्लियर भी हो जाए. ओके, हम बात करें कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस को कंबाइन करें, या वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को. कोरिलेटिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक नहीं दो होते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम जिस एग्जांपल पे एंड किया था वो ये थी, और जो मैंने बोला था सेंटेंस वो क्या था कि बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. यानी कि बोथ और एंड, मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं वर्ड्स, बट नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. यानी बोथ और एंड एक साथ नहीं लिखा हुआ है. पहले बोथ को यूज़ किया गया है, उसके बाद एंड इंग्लिश लैंग्वेज के बाद मैंने यूज़ किया. मैं दोबारा भी लिख देती हूँ सेंटेंस. आज हम आगे चलेंगे. बोथ, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. ये तो एक एग्जाम्पल हो गई. दूसरी हम एग्जाम्पल जो करेंगे दैट वुड बी आइदर. ये तो एक थी, आइदर और, यानी ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है. इसको बहुत सारे लोग ईदर भी बोलते हैं. ईदर भी इट्स एन अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आइदर बोला जाता है. तो दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं, चाहे आप आइदर कहें या ईदर कहें, बोथ आर करेक्ट. अब इसको यूज कैसे करना है. ईदर और, ठीक है, या आइदर और आप कैसे यूज कर सकते हैं. आई विल ईट ईदर एप्पल और बनाना, ऐसे भी यूज किया जा सकता है. यानी कि या तो मैं एप्पल खाऊंगा या बनाना खाऊंगा. यानी या की तरह ही यूज हो रहा है, लेकिन पहले आइदर लगाया गया और फिर और. इस तरह से भी कर सकते हैं. एक और तरीका भी है. यही है, मैं मेरा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करूंगी.
ये तो खाने से था, मैंने वैसे ही लिखा है लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस चेंज किया है. I will eat either apple or banana. Either is in British English and either is in American English. Both are correct. Okay, ये तो था कि या तो मैं एप्पल खाऊंगी या खाऊंगा या बनाना. एप्पल क्या है? सेब. बनाना है केला. ठीक है. और I will wear either jeans या either jeans or skirt. मैं या तो जीन्स पहनूंगी या स्कर्ट. मैं दोनों जगह या ही बोल रही हूँ, लेकिन पहले मैंने क्या यूज किया है? आइदर, क्योंकि ये कॉरिलेटिव कंजंक्शन और 2 दफा इस्तेमाल नहीं करता. पहले वो आइदर लिखा जाता है और फिर और. उर्दू में जब आप इसको बोलते हैं तो आप या ही कहते हैं. नहीं, मैं या तो जीन्स पहनूंगी या स्कर्ट पहनूंगी. ठीक है. बोल तो मैं उर्दू में या ही ले रही हूँ. या तो ये या तो वो कह सकते जी, या ये या वो, या जीन्स या स्कर्ट. तो या ये या वो. उर्दू में आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आइदर या को रिप्रेजेंट किया. दोनों या ही को उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप पहले आइदर यूज कर रहे हैं और फिर और है. चॉइसेस ही, यानी चॉइस दी जा रही, तो आप कह रहे हैं या तो मैं ये पहन लूंगी या मैं वो पहन लूंगी. ठीक है. या मैं बनाना खा लूंगी या मैं एप्पल खा लूंगी. बट मैं लगा कौन से कॉरिलेटिव कंजंक्शन रही हूँ? आइदर. एंड दूसरी में क्या, दूसरी दफा क्या लगा रही हूँ? और. आइदर और एक सेंटेंसेस में, एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज होते हैं, बट नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. जो मैं बार बार बात आपको समझा रही हूँ कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में आपके पास 2 वर्ड्स का एक कोरिलेटिव कंजंक्शन बन रहा है, लेकिन वो एक ही सेंटेंस में पहले एक यूज हो रहा है, उसके बाद दूसरा यूज होता है, मगर एक वर्ड के, एक या 2 वर्ड्स के बाद. जैसे यहाँ पे भी एक वर्ड आया है, फिर और लगाया गया है. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर भी जीन्स लिखा है मैंने आइदर के बाद, फिर और लगा है. जिसी तरह बोथ और एंड भी हमने देखा था कि नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक 2 वर्ड्स के बाद. सो दैट इज हाउ यू यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब और एग्जांपल्स भी करते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई यू मोर. नाइदर नोर. ना ये ना वो. ठीक है. उर्दू में ऐसे बोलते हैं इसको, नोर. I like neither या neither apple. मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करूंगी. नॉर, ये जो नीचे लिखे थे, नॉर बनाना. ना मुझे एप्पल पसंद है और ना ही बनाना. ठीक है. अगर मैं ये लिखना चाह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि नाइदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ना ये ना वो. तो मैंने अब दोनों नाइदर और नोर यूज किए हैं बिकॉज दिस इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन. लेकिन सेंटेंस में इसको मैंने कैसे यूज किया? जैसे पहली चीज जो मैं बता रही हूँ, मुझे ना तो बनाना पसंद है, या चलो एप्पल लिख दें पहले या बनाना लिख दें. मैंने एप्पल लिखा है कि मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए. इसी में मैंने नाइदर यूज किया. तो एप्पल यानी यहाँ था या तो मैं एप्पल खा लूंगी या बनाना खा लूंगी. लेकिन नाइदर और नॉट नहीं, ना तो मैं एप्पल खाऊंगी और ना ही मुझे एप्पल पसंद है और ना ही बनाना पसंद है. ना सेब ना केला. इसी को अगर मैं इसी सेंटेंस में लगाती हूँ, आई विल वेयर नीदर जीन्स नॉर स्कर्ट. ना मैं जीन्स पहनूंगी ना स्कर्ट. अब नाइदर क्या कर रहा है? नाइदर और नोर या नीदर और नोर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग के ना ये और ना ही वो, यानी दोनों चीजें ही नहीं करनी है. लेकिन इंग्लिश में आपने इसको कैसे लिखना है? पहले नाइदर देन नोर. पहले नोर कभी भी यूज नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर दैट. आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन में जिस तरह बोथ पहले आएगा एंड बाद में आएगा, आइदर पहले आएगा और बाद में आएगा, नाइदर पहले आएगा नोर बाद में आएगा. आपने नोर या और पहले लगा के आइदर नाइदर नहीं लिखना, प्लीज, दिस इज रॉन्ग. जो आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस में इनको जब यूज करते हैं, यू ऑलवेज राइट द फर्स्ट वर्ड विच इज नाइदर या आइदर, वो पहले लिखते हैं, फिर उनके साथ आप आगे नोर या और डिपेंडिंग ऑन विच सेंटेंस यू यूजिंग. ठीक है. तो उसमें यूज करते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस सीक्वेंस ऑल्सो. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी करते हैं. Not only but also. ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस मैंने क्या लिखा है.
दे विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ द हाउस पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि ये आप लिखें या ना लिखें, इंग्लिश के अंदर अगर आप बट ऑल्सो दी आउटसाइड का मतलब ही यही होता है कि ऑफ द हाउस की ही बात हो रही है, ठीक है। लेकिन पहले मैं सेंटेंस बता दूं उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, यानी कि वो मेरा घर सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पेंट करेंगे, यानी अंदर वाला हिस्सा भी मेरे घर का पेंट होगा लेकिन सिर्फ अंदर वाला नहीं बल्कि बाहर का भी पेंट करेंगे। तो इंग्लिश में आप उसको कैसे कहेंगे, दे विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ द हाउस। अगर आप बट आउटसाइड भी कह देंगे, यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, इंग्लिश में दोनों चीजें करेक्ट हैं, क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि आउटसाइड आप घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप ज्यादा एक्सप्लिसिट सेंटेंस लिखे, एक्सप्लिसिट मीन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑफ द हाउस भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। यू कैन और यू कैन नॉट यूज दैट पार्ट ऑफ द हाउस अगेन। लेकिन मतलब क्या है, अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन किस तरह से यूज हो रहा है, ना सिर्फ अंदर का हिस्सा बल्कि बाहर का भी हिस्सा वो पेंट करेंगे। तो इसलिए अब आपने नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो सॉरी, तो आप किस तरह से इसको यूज करते हैं, जब आपने कोई ऐसी चीज बतानी कि सिर्फ यही नहीं करेंगे वो ये भी करेंगे, जब आप इसको ये बताना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो आप उसको यूज कैसे करेंगे, नॉट ओनली फर्स्ट, पहले आप लिखेंगे नॉट ओनली, वो सिर्फ बाहर को पेंट नहीं करेंगे बट ऑल्सो द आउटसाइड, बल्कि बाहर का अंदर का भी करेंगे। या तो मैं इनसाइड पहले लिख दूं या आउटसाइड पहले लिख दूं, ये मेरी मर्जी है, वो डिपेंड करता है। मैंने क्योंकि इनसाइड पहले लिखा है, आप इधर आउटसाइड भी लिख सकते हैं पहले, फिर बाद में इनसाइड लिख दें, लेकिन आपने नॉट ओनली और बट ऑल्सो के यूज को याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ यही नहीं करेंगे बल्कि ये भी करेंगे। सो दैट मीन्स नॉट ओनली, यही नहीं बल्कि ये भी, बट ऑल्सो। सो दे विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द आउटसाइड, यानी कि वो सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी करेंगे। मुझे वैसे तो इनकी इंग्लिश नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको सेंटेंस बोल के बता रही थी फिर मैं उर्दू आपको साथ साथ बता पाती, इंग्लिश कह रही हूँ सॉरी, मुझे एग्जैक्टली उर्दू नहीं पता, लेकिन जब मैं सेंटेंस में आपको बता रही होती हूँ उर्दू करके तब आई कैन टेल यू कि एग्जैक्टली उर्दू में कैसे यूज हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, ताकि जो ऑडियंस हमें सुन रही है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मी विल अंडरस्टैंड उर्दू के इसको कैसे यूज करना है, पर यूज तो आपने इंग्लिश में ही करना है, तो आई एम सॉरी मैं वो तो ये नहीं चेंज कर सकती, वो आप इंग्लिश में ही करेंगे। अब मैं दोबारा सेंटेंस बोलती हूँ फिर से उर्दू में बताती हूँ ताकि आप सुन लें। दे विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस, वो मेरे घर का सिर्फ अंदर से ही पेंट नहीं करेंगे बट ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ द हाउस, बल्कि बाहर से भी पेंट करेंगे। समझ आ रही है अब, क्योंकि मैं जब सेंटेंस में बोलती हूँ तब मैं आपको उर्दू बता पाती हूँ सही। इज इट क्लियर? चलें, यही मतलब था बताने का आपको कि ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इसमें आप नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगाएंगे। आप खाली नॉट ओनली नहीं यूज करेंगे, आपको बट ऑल्सो भी साथ लगाना होगा जब आप इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। यानी मैं कहती हूँ अगर आप किसी शॉप पे जा रही हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि जी डील में साथ इस ड्रेस के साथ आपको ये शर्ट भी लेनी पड़ेगी, तो मैं कहती हूँ यू विल हैव टू बाय नॉट ओनली द ड्रेस बट ऑल्सो द शर्ट, यानी विद इन दिस डील आपको इस ड्रेस के साथ ये शर्ट भी लेनी ही पड़ेगी बिकॉज ये डील में है। ओके, सो फॉर दिस डील यू हैव टू बाय नॉट ओनली द ड्रेस बट ऑल्सो द शर्ट, यानी सिर्फ शर्ट ही नहीं, ड्रेस ही नहीं बल्कि साथ आपको ये शर्ट भी लेनी पड़ेगी। चलें, प्लीज रिमेंबर कि देर आर सो मैनी ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जिस तरह मैंने कहा कंजंक्शंस बहुत सारे हैं इसलिए हम उनकी टाइप्स अलग अलग आपको करवा रहे हैं, इसी तरह कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बहुत सारे हैं। मैं आपको सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ये मत सोचेंगे मैं इसने जो यहाँ लिस्ट दी है बस वही हैं, और भी होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंग्लिश के सेंटेंसेज में आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ कैन यू यूज़ देम इन द सेंटेंसेज और अप्लाई देम इन द sentences and speak और write, तो वो इसीलिए हम आपको मेन एग्जांपल्स के साथ ये चीजें मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, लेट्स डू वन एग्जांपल सच।
ओके, सच और दैट कैसे यूज होता है? ही इज सच एन इल टेम्पर्ड पर्सन, वो इतना मतलब इल टेम्पर्ड होता है जो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाए और बड़ा बदतमीज होता है ना, जो इल टेम्पर्ड कहते हैं उसे। ही इज सच एन इल टेम्पर्ड पर्सन, वो इतना बदतमीज और इतना इल टेम्पर्ड पर्सन है कि उसके साथ दैट नो वन कैन वर्क विद हिम फॉर लॉन्ग, इतना वो इल टेम्पर्ड है कि उसके साथ कोई भी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। तो सच क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि वो इतना इल टेम्पर्ड है कि दैट कि उसके साथ कोई भी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने सच भी लगाया है एंड दैट, यानी वो सच क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो इतना इल टेम्पर्ड है, यानी इतनी बुरी तरह लोगों के साथ पेश आता है, या उसका जो टेम्परामेंट है बहुत गुस्से में रहता है और उसका इल टेम्पर्ड यानी बदतमीजी करता है, तो वो इतना इल टेम्पर्ड पर्सन है कि उसके साथ कोई भी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो कैन मीन कर सकता, नो वन कैन यानी कोई नहीं उसके साथ ज़्यादा देर तक काम कर सकता, बिकॉज ही सच एन इल टेम्पर्ड पर्सन, यानी वो इतना बदतमीज आदमी है कि उसके साथ ज़्यादा देर तक कोई काम नहीं कर सकता। तो सच, और अब आप देख रहे हैं सच यहाँ यूज़ हुआ है, एन इल टेम्पर्ड पर्सन के बाद दैट आया है, लेकिन यूज़ दोनों ही हुए हैं एक ही सेंटेंस में, शोइंग यू दिस इज कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब ये है कि वो रिलेट कर रहा है सेंटेंसेस को, दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे हैं, एक साथ सॉरी कह रही हूँ, दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, यानी सच भी और दैट भी, बट डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी पहले सच यूज किया हमने और फिर दैट, क्योंकि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है क्योंकि वो इतना बुरा है या इतना इल टेम्पर्ड है कि उसके साथ कोई भी काम नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे। Let's do one last example, then we are done. Weather और प्लीज रिमेंबर, एक तो वेदर ये होता है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन, और एक होता है वेदर ये वाला, मौसम। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, WEATHER वाला वेदर जो है वो मौसम है, ठीक है, आज हाउ इज द वेदर टुडे, या आज क्या वेदर है, ये मौसम की बात हो रही है। लेकिन WHETHER वाला वेदर ये या के लिए, मैं सेंटेंस लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और पास्ता। क्वेश्चन क्या है, ये मतलब डू यू केयर से क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो ये वही बताने लगी इसका मीनिंग है फॉर डिनर। अच्छा, कहते वो कह रहे तुम्हें क्या परवाह है चाहे हम नूडल्स खाएं या पास्ता खाएं डिनर के लिए, तो मतलब सेंटेंस में ये कि चाहे हम नूडल्स लें या पास्ता लें, ये भी चॉइस ही है, लेकिन यहाँ पर पहले मैंने क्या लगाया है, वेदर। तो यानी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है चाहे हम नूडल्स खा लें या पास्ता खा लें, ठीक है, तो फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए चाहे हम नूडल्स खाएं या पास्ता खाएं, क्या तुम्हारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तुम कुछ भी खा लोगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आप चॉइस की फॉर्म में से कह रहे हैं, तो वेदर इज यूज्ड है चाहे ये या वो, तो वो मतलब डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और पास्ता फॉर डिनर, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, क्या है अगर हम पास्ता खा लें या नूडल्स खा लें। So that is how we are using it in English. Yani, do you care whether we have noodles or pasta for dinner? So whether or they are coming as correlative conjunctions, क्योंकि हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि sentences में ये ऐसे ही यूज होते हैं, क्योंकि होंगे दोनों एक ही सेंटेंस में यूज, but that's how they are going to be used. So this is it. We are done with conjunctions and we are done with parts of speech. Congratulations, the second portion is over. क्योंकि अब हम आपको punctuations करवाएंगे और फिर हम जाएंगे tenses के ऊपर, because ये सारी चीज़ें tenses में important हैं, इसलिए I could not go on tenses immediately. I had to finish the parts of speech and punctuations, फिर ही हम टेंसेस पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। वर्ब्स हमने पहले भी आपसे बात की है कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब, पास्ट टेंस और पास्ट में जो वर्ब लिखी जाती है, और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो। ओके, सो वी आर डन। आज जनरली कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी बिफोर गोइंग ऑन पंक्चुएशंस।
ऐसे कॉमन वर्ड्स जिनका शॉर्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि ये शॉर्ट फॉर्म्स किस किस के लिए यूज़ हो रही। हम करते हैं, कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते, तो हम वो चीज़ें आज करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमनली बोली जाती हैं। जिस तरह किसी एक पर्सन को मिस्टर, MR ऐसे लिखा जाता है, मिस्टर जॉन, ठीक है, तो हम ये जो MR लिख रहे हैं, दिस स्टैंड्स फॉर मिस्टर। किसी मेल के ये यूज़ होता है, ये एक रिस्पेक्टेबल टाइटल है जो किसी एक पर्सन को हम देते हैं। ज़रूरी नहीं किसी मैरिड आदमी के लिए, नो नो नो, किसी भी लड़के को, किसी भी मेल को आप मिस्टर कह सकते हैं। मिस्टर का मतलब होता है जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट में एक टाइटल लेते हैं, दिस इज़ मिस्टर जॉन। हम तो अपनी लैंग्वेज में बड़ी कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर स्पेसिफिकली इन ब्रिटिश इंग्लिश ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट उनके क्या उसे कहते हैं, टाइटल्स होते हैं, दिस इज़ मिस्टर जॉन, वेलकम मिस्टर, और ये वो इस तरह की वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। और भी हम मिस और मिसेस पे भी आते हैं। तो मिस्टर इज़ फॉर मेल्स, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका ओरिजिन बेसिकली मास्टर से है, लेकिन मिस्टर एक्चुअली इसका शॉर्ट है MR, ओके। क्योंकि मास्टर, ये जो ओरिजिन था इस वर्ड का वो ये था कि जो लोग अच्छे टाइटल के पढ़े लिखे थे, दे आर लाइक मास्टर्स, उनको कहा जाता था तो मास्टर, तो उससे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन एक्चुअली नाउ दिस इज़ मिस्टर, इसको मिस्टर का वर्ड है जिसको शॉर्ट आप मिस्टर लिखा हुआ देखते हैं और ये आप बोलते हैं। देन ये मिसेस, मिसेस जिस तरह कोई लेडी है एंड शी इज़ मैरिड, तो आप उसे कहेंगे, लेट्स से दिस इज़ मिसेस एमा। कुछ लोग एमा बोल देंगे, कुछ लोग उसके हस्बैंड का नाम लिख देते हैं। जिस तरह अगर उसका नाम एमा जॉन है, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, यानी वो मिस्टर जॉन की वाइफ हैं, तो आप उसे मिसेस जॉन भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं, कुछ ये भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कहा अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉमन है। और अमेरिकन लैंग्वेज में आप मिसेस के साथ उन फीमेल का नेम भी लिख सकते हैं, और ब्रिटिश में मिसेस के साथ हस्बैंड का नेम भी लिखा जाता है। तो ये दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। चाहे आप अगर मैं किसी को मिसेस कह रही हूँ, इट मीन्स शी इज़ अ मैरिड वुमन, कोई लेडी जो मैरिड है, तो मैं मिसेस का वर्ड यूज़ करूँगी उसके साथ, ठीक है जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जो मतलब हस्बैंड का उनका नाम है या उनका जो अपना यान, उसके साथ मिसेस लगाने का मकसद ही ये दैट शी इज़ अ मैरिड वुमन, तो ये एक रिस्पेक्टेबल टाइटल होते हैं जो हम उन्हें देते हैं। तो मिसेस एक्चुअली MISSUS का शॉर्ट है। अब आप कहेंगे R कहाँ से आया? एक्चुअली दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड मिस्ट्रेस, जिसके बारे में बड़े गलत ख्यालात भी हैं लोगों के, लेकिन एक्चुअली वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके हर इंग्लिश में वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। मिस्ट्रेस की ओरिजिनेशन, मिस्ट्रेस इज समबडी जिसके साथ मतलब जिस पर्सन की शादी हुई उसको भी मिस्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बगैर शादी के ही ऐसे रिलेशन बना लेते हैं, उनको भी मिस्ट्रेस कहा जाता है। बिकॉज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मिस हमें पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं। व्हाट आई मीन टू टेल यू कि ये जो R है मिसेस में, क्योंकि ये वर्ड इससे ओरिजिनेट हुआ है। मिस्ट्रेस जिस तरह जिस पर्सन की जो वाइफ है वो उसकी मिस्ट्रेस है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बगैर शादी किए ही रखते हैं लड़कियों के साथ, वो भी मिस्ट्रेस ही कहलाती है। लेकिन एक्चुअली मिस्ट्रेस का मतलब ही ये है कि ऐसी लेडी जिसके साथ रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन किसी पर्सन का। सो मिस्ट्रेस बेसिकली मिसेस जो है ओरिजिनेट वहाँ से हुआ है, बट एक्चुअली दिस इज दिस वर्ड जिससे ये मैरिड लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो एक मैरिड ख़वातीन होती हैं उनको हम मिसेस कहते हैं, बिकॉज इसमें R यूज़ हुआ है। ऑरिजिन का मतलब होता है कि वर्ड निकला कहाँ से, मतलब काफ़ी सेंचुरीज बैक व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड, तो ये मतलब इसकी बिगिनिंग ऐसे हुई, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ओके, बट एक्चुअली अब सोसाइटी में जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। देन मिस, ये है किसका शॉर्ट, इस वर्ड का। इनके सबके एंड में आप डॉट लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप लगाया जाता है, दिस इज़ अ फुल स्टॉप। इन सब के एंड में लगाते हैं, छोटा सा लगा हुआ है, शायद आपको दिख ना रहा हो कुछ में। ओके, मिस ये अनमैरिड लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए यूज़ होता है। जो मिस का अब क्या हो, अच्छा सॉरी 3 मिनट रह गए। मिस का जो वर्ड है ये शॉर्ट हम यूज़ करते हैं उन लड़कियों के लिए जो अनमैरिड होते हैं, पर ये भी प्लीज़ रिमेंबर ये सारे टू रिवेयर द लेडीज़ और द मैन, उनके लिए हम ये टाइटल्स यूज़ है। मिस्टर हो गया, मिस हो गया, मिसेस हो गया। एक और शॉर्ट भी हम यूज़ करते हैं,
बहुत सारे लोग इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं, प्लीज़ सी दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग बिकॉज ये किसका शॉर्ट है, मैडम और मैडेम, मैडम और मैडेम। इट्स अ पोलाइट वे, किसी औरत के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं, किसी लेडी के साथ, या लोग टीचर्स को भी बहुत दफ़ा मैडम या मैम का वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज उनको रिस्पेक्टेबल टाइटल दिया जाता है। इट्स अ पोलाइट वे टू एड्रेस अ वुमन, किसी वुमन को आप पोलाइटली यानी तमीज़ से बात करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं तो आप मैम भी कहते हैं। जिस तरह हमसे जो सीनियर सिटीज़न के लोग होते हैं, अगर वो लेडी है तो मैं मोस्टली उन्हें मैम कह देती हूँ, तो यानी जो मेरे से सीनियर लोग हैं उनको मैं मैम कह के भी बात करती हूँ। सो MA'AM यानी जो मैम आप लिखते हैं या किसी को कहते हैं, इट्स अ पोलाइट रिस्पेक्टेबल वे टू एड्रेस अ वुमन। ठीक है, जब आपने किसी अपनी टीचर को कह सकते हैं, किसी भी वुमन को, अ पोलाइट वे टू एड्रेस, यानी उसको आप जब बुला रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो यू से अ वुमन। वो कोई मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप उसको मैम कहते हैं, तो आप उसको MA'AM लिखते हैं। सो वील स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच, see you next time in the next episode, God bless you।